मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिलआलमीन। क़ुल इन्नमा यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-अंबिया की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया था कि मेरे नेकोकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। इबादत करने वाले लोगों के लिए इसमें खुदा के हुक्मों की तबलीग है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर खुदा की तरफ से ये वही आती है कि तुम सबका माबूद खुदाए वाहिद है, तो तुमको चाहिए कि फर्मा बरदार हो जाओ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन राफ़ि इब्न खुदैज रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ील या रसूलल्लाह अय्युल कस्बि अत्यबु क़ाल अमलुर रजुलि बियदिहि व कुल्लु बैइम मबरूर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत राफ़ि बिन खुदैज रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा कसब पाकीज़ा है? फरमाया, आदमी का अपने हाथ से कमाना और हर ऐसी बै जो मकबूल हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ। मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ। अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये जान
भी ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है। ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है। इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आर डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा का ये एडमिसिबिलिटी की वजह से दूसरे मिनिस्ट्री को रेफ़र हो गया। ज़ारा वदूद फातमी साहिबा। क्वेश्चन नंबर 38। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। मुझे मिनिस्टर साहब से सवाल करना है कि ये जो इन्होंने 35% उन्होंने जो कोटा जो है वो प्राइवेट कंपनीज को जो दिया है, तो क्या उससे हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर पे असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि गैस पहले ही बहुत महंगी हो चुकी है और प्राइवेट कंपनीज अपनी प्राइसेस लगाएंगे तो जाहिर है उस पर और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो गैस की जो कीमत है उसमें इजाफा जब होगा तो हमारे अवाम के ऊपर, डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो इनका प्लान जो है क्या है, इसको किस तरह से कंट्रोल में करें? और शुक्रिया जी। मियाँ खान बुकटी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी सर। सर इसमें गुजारिश ये है मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मेंबरान से, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब दे रहे हैं, उनके आगे खड़े हुए हैं। जी जी। ऑनरेबल मेंबरान इसमें सर आगे खड़े हुए हैं। एक सेकंड बुकटी साहब। ऑनरेबल मेंबरान आगे खड़े हुए हैं जो जवाब दे रहे हैं। जी मियाँ खान। इसमें सर हमारा जो साहब बोली है उसके तीसरी फरीकिन कुदरती गैस जो 35 फरोख्त की जाती है सर, और दर्ज झैल आवाम के मद्देनज़र रखते हुए सर इसमें हमारा जो UFG है सर, उसमें हमारा जो रॉयल्टी इनकम टैक्स है सर, उसमें सूबाई और वफाकी हुकूमत के लिए इजाफाई जो मवासलात हैं वो हिस्सा है। और दूसरा सर बहन ने जो सवाल किया है, तीसरी फरीकन जो कुदरती गैस के 35% हैं सर, उसमें फरोख्त की इजाज़त देनी है सर, पर ज़्यादा शर्तें हो सकती हैं ताकि 65 गैस जो है सर अब हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल नरखों में फराम किया जा रहा है सर। और दूसरा आवाम पर किसी भी फौरी असरात से निपटने के लिए सर उसमें रेगुलेटरी कंट्रोल जैसे इक़दाम ज़रूरी होंगे। तो पॉलिसी का मजमूआ हदफ
अवाम की मफाद में तवाज़ुन रखते हुए सर तवानाई के शोबे में मुस्तक़िल बनाया है। थैंक यू सर। जी सैयद रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। सवाल है मेरा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हस्ब मामूल अवाम के इशूज़ पर इनका शोर देखें और फिर ये बात करते हैं अवामी लीडर हो या सियासी पार्टी होने का, तो कम से कम ये अवाम ये देख लें, पाकिस्तानी अवाम आज के ये हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, लोगों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, और ये वही रोना धोना और जानवरों की आवाज़ें इनके पास आएंगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में अगर आपकी इजाज़त हो तो इसी हवाले से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हवाले से मेरे हल्के में रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, वहाँ पर मेरी ख्वाहिश ये है कि जो CSR फंड है वो कम से कम वहाँ लगाया जाए और जो क्लास 4 की नौकरियाँ हैं उस इलाके के लोगों को दी जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे पूछे कि नेशनल रिफाइनरी ने कितना CSR का फंड लगाया है मेरे हल्के में और कितने लोगों को क्लास 4 की नौकरियाँ दी हैं। जी मियां खान साहब, ये एक मसला बार बार आ रहा है। CSR उसी इलाके में लगना चाहिए जहाँ पे वो है, तो जो इनके सवाल का जवाब दीजिए। सर CSR में जो कंपनियां फंड देते हैं सर, CSR में फिक्स किया हुआ है हर सालाना सर, जो कंपनी से रिलेटेड है, OGTCL हो या PPL हो या और कोई भी कंपनी हो, वो हर साल में डिस्ट्रिक्ट में सर वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में DC के पास CSR मद में वो फंड जमा करते हैं। और उसके बावजूद सर एक कमेटी बनी हुई है CSR का सर, उसमें MP हैं और जो MNA साहब हैं वो चेयरमैन साहब होता है और बाकी जो एक और चेयरमैन सर MNA होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जो CSR का फंड जाता है सर, उस इलाके के जो MNA हैं वो चेयरमैन है। बाकी जो कमेटी होंगे सर, 4-5 बंदों का कमेटी होता है, उसके मुताबिक में जो तरक्याती कामों में इस्तेमाल करेंगे सर वो ही कर ले लेंगे। और हमारे बलूचिस्तान में भी सेम इस तरह है सर, कंपनियां देते हैं फंड सर, और हम लोग जो एक फिक्स है वो रेट हम लोग हर साल में डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में जमा करते हैं। वो एक जॉइंट अकाउंट होता है सर, कंपनी से रिलेटेड, और जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसमें जमा होता है सर। और वो अगर रफ़ीउल्लाह साहब कहेंगे तो मैं रफ़ीउल्लाह साहब के साथ बैठ जाऊंगा इस मामले पे। अगर कोई दुश्वारी है तो वो हम बैठ कर हल करने के लिए तैयार बैठे हुए सर। असद नियाज़ी साहब सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। ये इसमें है कि 35% गैस जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये कौन सी प्राइवेट कंपनी को बेची गई है और क्या इसके TU&R थे, क्या ये टेंडर किया गया है या नहीं किया गया, और कौन सी OGTCL ने बेची है या किसी और कंपनी ने भी बेची है, इसका हमें बताया जाए सर। थैंक यू। मियां खान साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसमें सर जो हमारे पास जो 65% आता है सर, अगर जो भी ओगरा के एक रूल है सर, हमारे पास 100% नहीं आता है। जो 35% है सर फरोख्त कर जाते हैं, किए जाते हैं सर, उनमें पॉलिसी का मकसद सर मसाबकी कीमतों के तायन रखते हैं सर। उसमें यह है कि मैं डिटेल भी बाद में भी बता दे दूँगा सर, और उसमें यह है कि हमारे पास 65% जो है ना सर, वो गैस अब भी मौजूद है सर। थैंक यू सर। मैं प्लीज़ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे बटन जिन्होंने दबाए हुए हैं उसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्लीज़ ये ज़रा जहन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता खान साहबा का ट्रांसफ़र हो गया है टू इंटीरियर डिवीज़न। अंजुम अकील खान साहब। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 35% आप पहले सवाल पूछ लीजिए। ये 35% गैस, पहले सवाल कीजिए। 55 क्वेश्चन नंबर क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर क्या आपका? जी सर, क्वेश्चन नंबर 55 सर। आंसर भी टेकन एंड रेड। सप्लीमेंट्री कीजिए।
सर मैं अभी जो गैस का मसला पहले ही चल रहा है कि 35% गैस फरोख्त की है, तो उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा या दाने को क्या फ़ायदा हुआ। दूसरा, तकरीबन 2-3 साल से बल्कि ज़्यादा 4 साल से नए मीटर बंद हैं, इसलिए लोग सख्त तकलीफ में हैं कि नए मीटर लग नहीं रहे हो, गैस चोरी हो रही है। इसलिए क्या इक़दाम है और कब तक ये नए मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। जी मियां जी। तीसरा, जो पुरानी लाइनें पड़ी हैं आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, लोगों को वो जितना प्रेशर चाहिए वो उतना नहीं मिलता और लोगों के चूल्हे नहीं जलते और सुबह बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मियां खान साहब। सर जो मेरे मोहतरम सवाल किया है एमएनए साहब ने, सर इसमें ये है कि जो गैस की प्रेशर की बात करते हैं सर, जो दूर इलाके होते हैं तो वहाँ सर गैस का प्रेशर बहुत डाउन होता है। इसमें यह है कि सर गैस की चोरी का एक हमने कमेटी बनाए हुए हैं सर, हमारा एक टीम है सर, उस जो चोरी के लिए अगर पॉइंट आउट कोई करता है तो वहाँ जाके हमारा फ़ौरन एक्शन भी होता है सर। और गैस की जो प्रेशर की बात है सर, मैंने गुजारिश की थी, गैस का प्रेशर बिजली की तरह नहीं होता है कि बिजली का बटन लगाया उधर बिजली का तो करंट पहुंच जाएगा। गैस का प्रेशर सर ये होता है कि यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, जो नज़दीक इलाके हैं सर उस पर ज़्यादा प्रेशर है, जो दूर हो जाए तो उनका सर प्रेशर बहुत फिर फ़र्क पड़ जाता है। जी हाँ सर, थैंक यू सर। जी सप्लीमेंट्री रियाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि बैक इन 2016-17 में मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 22 हलकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था गैस की फराहमी का। इसी तरह मेरे हलके में कुछ 40 के करीब देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया गया है, उसके कनेक्शन कब तक शुरू होंगे, उसके बारे में पॉलिसी बयान दे दें प्लीज़। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसमें सर ये जो गैस का जहाँ तक कनेक्शनों का बात है, नए कनेक्शन तो सर हम नहीं दे सकते हैं, पाबंदी है। जो पहले एक प्रोसेस चल रहा है सर उसको हमने कुछ हद तक कंप्लीट किया है, बहुत सारे इलाके हैं सर, अभी जो चीज़ रहता है सर उसको हम कंप्लीट करने के लिए इंशाल्लाह अपना टीम भी भेज देंगे सर और उसको होमवर्क भी करेंगे सर। नए कनेक्शनों का पाबंदी है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुल्क में हम नहीं दे सकते हैं सर। थैंक यू। जी सलाउद्दीन जुनेजा साहब सप्लीमेंट्री। अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब। जी स्पीकर साहब, मैं मियां खान बुट्टी साहब से पूछना चाहता हूं कि जो 5 किलोमीटर की रेडिएशन में पहले OGDCL ने गैस मुहैया की है, मेरे हलके में 3-4 फील्ड सर और है। मैं हर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में सर अर्ज करता हूं सर मिनिस्टर को भी, और इनने मुझे बोला था कि ये काम हो जाएगा सर। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल गुजर गया है सर, मेरे हलके के हवाले से इनने क्या किया है सर गैस मुहैया करने के हवाले से, जो कानून भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी कहता है कि उन 5 किलोमीटर की रेडिएशन में आपको गैस मुहैया करनी है। शुक्रिया स्पीकर साहब। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। इसमें सर यहाँ पे 2 कंपनियां हैं सर, एक PPL है, एक OGDCL है सर। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी सर एक डिसीजन है, वो हम 5 किलोमीटर गैस देना बिल्कुल हम लोग इस बात में पाबंद हैं। और मैं MNA साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपका कोई काम रहता है तो वो हम कंपनियों को पाबंद करेंगे, SSGC गैस वहाँ पे इंशाल्लाह मुहैया करेगा। जो 5 किलोमीटर हमें दिया हुआ एरिया सर उस पर वो हम काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पुलैन साहब। हो गया सर, थैंक यू सर। सर मैं वजीर तवानाई साहब से पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या आपका? 160 सर। जी आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर क्या वजीर तवानाई ये बताना पसंद करेंगे, अलिफ गुज़िश्ता 5 सालों में बलूचिस्तान में क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के स्कूल लो वोल्टेज और जी बता रहा हूँ सर, लो वोल्टेज कुर्बत गवादर पर मुश्तमिल इलाकों में अस्ताल खंभों की तब्दीली के अमल में क्या अमल लाई जा चुकी है। लेस क्या केस को
वर्कशॉप को अपग्रेड कर दिया गया है, अगर नहीं तो दोबारा इन वर्कशॉपों को कब तक अपग्रेड किया जाएगा या चलाया जाएगा? ये सप्लीमेंट्री है या आप पढ़ रहे हैं सवाल? मैं पढ़ रहा हूँ सर। नहीं पढ़े नहीं, सप्लीमेंट्री सवाल कीजिए। सर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि मैंने जो मिनिस्टर साहब से सवाल किया था तो उसने मुझे उल्टा जवाब तो दे दिया है महकमे की तरफ से, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि वहाँ पे जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उस सिस्टम के हवाले से वहाँ पे केसको ने बिल्कुल हमारे जो लोगों की ज़िंदगी है उसको वीरान कर दिया है, और मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि ये कब तक उस सिस्टम को दोबारा बहाल कराएंगे? जी मिनिस्टर साहब, कल आपके आमिर गुबान साहब ने बड़े अच्छे जवाब दिए थे। ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड। जी मिनिस्टर पावर। सर बहुत मेहरबानी। ये हमने एक तफसील से बात की है सर इस जवाब के अंदर, कौन कौन से एरिया में कितने वर्क्स हुए हैं, कितने HT पोल्स हैं, कितने LT पोल्स हैं, ये सारा जवाब तो आ गया है। अब हम मुसलसल एक कोशिश में हैं कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। ऐसा कोई क्वान्टिफाइड जवाब मैं दे नहीं सकता इस सवाल का कि सिस्टम कब तक ठीक होगा। सिस्टम अपनी हिसाब से तो ठीक चल रहा है, जहाँ चोरी है वहाँ बिजली हम दे नहीं सक रहे, लेकिन 27,000 ट्यूबवेल्स की डिसकनेक्शन और उनकी सोलराइजेशन का प्रोग्राम बहुत अग्रेसिवली ऑन हो चुका है। 3,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स के मालिकान को हुकूमत बलूचिस्तान और हमने मिलके सोलराइजेशन कर ली है। जैसे जैसे फीडर्स के ऊपर हमारी चोरी कम होती जा रही है, हम वहाँ लोड शेडिंग को भी, जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। और जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप अगले 40 दिनों में इस जवाब के मुताबिक इंशाल्लाह मकुरान के इलाके में भी ऑपरेशनल हो जाएगी। जी नवाबजादा मीर जमाल खान साहब सप्लीमेंट्री। सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सप्लीमेंट्री भी एक गुजारिश ये है कि सबसे पहले मिनिस्टर साहब जो हमारे काबिल मोहतरम भी है, गुजारिश ये है कि जब हम क्वेटा का जो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, CO साहब फिरौनियत का किरदार अदा करते हुए ना ही हमारे फ़ोन उठाते हैं और ना ही हमें वो बोलने का मौका देते हैं। गुजारिश ये है कि हम जब उन्हें फ़ोन करते हैं किसी चीज़ की डिस्कशन के लिए करते हैं, हम अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि आवाम के मफाद के लिए करते हैं। तो लिहाजा मिनिस्टर साहब से गुजारिश ये है कि अपने CO साहब को कहें कि अवामी नुमाइंदे जब आपके पास आते हैं अपने गुजारिशात लाते हैं, वो आवाम की गुजारिशात होते हैं, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, जो कि आजकल बहुत ठंड है और हमें बिजली 3 से 4 घंटे ही मैसर है। तो काइंडली इस पर ज़रा तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। जी मिनिस्टर एनर्जी। सर मैं माजरत चाहता हूँ CO कैस्को की जानिब से, और मैं ऑनरेबल मेंबर को अश्योर करना चाहता हूँ कि आइंदा ये गुस्ताखी नहीं होगी, और अगर अगले हफ्ते कौमी असम्बली का सेशन है तो मैं अगले हफ्ते ही के अंदर तमाम बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के साथ CO कैस्को की आपकी ही कोई किसी कमेटी रूम के अंदर मुलाकात करवा के उनकी ये शिकायत दूर करेंगे हम इंशाल्लाह। और मैं माजरत चाहता हूँ ऑनरेबल MNA से। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया सर मैं मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए थे, उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मिनिस्टर साहब की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो इनकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस है ऑन ग्राउंड वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सर मैं सेप्को के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरे हल्के पनवाकिल में सिर्फ 4 घंटे, शहर के अंदर 4 घंटे लाइट आती है और जो गांव है वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है। तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली आप इस पे भी कोई एक्शन लें और कोई हमें सेटिस्फैक्ट्री वहाँ से भी रिस्पांस दिलवाइए। जी मिनिस्टर पावर एनर्जी। सर ये सवाल एग्जैक्टली कैस्को से तो रिलेटेड नहीं है,
और मैं MNA साहिबा की इस बात को भी इंडोर्स करना चाहूँगा कि सखर इलेक्ट्रिक कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। पिछले साल के 5 महीने पहले जुलाई से लेकर दिसंबर और इस साल के 5 महीने इसके अंदर सेप्को की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने और उसके मुतालिका बोर्ड ने मिसमैनेजमेंट इतनी की है कि इस साल 16 अरब रुपए इजाफी नुकसान हुआ है। इस 16 अरब रुपए पिछले साल से भी इजाफी नुकसान होना और फिर भी वहाँ के इलाकों को बिजली कम देना और MNA साहिबा की जो शिकायत है उनका पूरा ना होना, इसका वाहिद हल एक है कि वहाँ की मैनेजमेंट को और बोर्ड को बाकी बोर्ड्स की तरह रीवैम्प किया जाए, उसकी मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जाए और हम इसी इंशाल्लाह स्ट्रैटेजी के ऊपर अपने तमाम कोalition पार्टनर्स के साथ मिलके कोशिश करेंगे कि जल्द इसके ऊपर आपको कोई रिजल्ट दें इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन समीना खालिद गुरकी साहबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 161। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी, मेरा इनसे जी सप्लीमेंट्री सवाल है कि इन्होंने तफसीलन कोशिश किया जवाब देने की, लेकिन ये जो की पोस्ट है जिनके मुतालिक मेरा सवाल था उसमें उन्होंने कहा है कि ये बाकी तो फिल है, लेकिन मेन जो आप देखें कि इन्होंने कहा कि हेड ऑफ द सेल्स, हेड ऑफ द ऑपरेशंस, हेड ऑफ HR जो है उनकी सीटें खाली हैं। मैं पूछती हूँ कि ये मुझे इनकी अहमियत बता दें कि आया इतने अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स नहीं हैं तो ये कैसे अदारा चल रहा है, जबकि पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारे आम आवाम का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं इन ऑफिस में जाके, जब हेड ही नहीं है किसी भी उसका ऑफिस के, तो कैसे ये सिस्टम चल रहा है। तो ये तो सारा ही जो है मैं समझती हूँ क्लैप्स कर जाएगा, जिस तरह के ये बता रहे हैं कि इतने सालों से कोई हेड ऑफ द ये नहीं है डिपार्टमेंट्स। जी गुल असगर खान साहब। जी जनाब स्पीकर, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती थी 2021 से पहले तक। 2021 के बाद ये इसको पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बना दिया गया। अब ये आ गई 2023 में 2023 में SOEs एक्ट के अंडर ये आ गई। अब चूँकि SOE एक्ट ये कहता है कि इसके आपके जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो प्रॉपर SOE की जो कैबिनेट कमेटी है ऑन SOEs है वो करेगी। अब हमारे पास टोटल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो 4 हैं और जो बाकी हैं उसके लिए अभी पेंडिंग है हमारा केस SOE की कैबिनेट कमेटी में। जैसे ही वो होगा, क्योंकि CEO जो है वो 3/4 की मेजॉरिटी से जो है वो बोर्ड करता है और बोर्ड को फिर कैबिनेट करती है और उससे पहले SOEs की। तो हमारी तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, द केस हैज़ बीन फॉरवर्ड टू ऑलरेडी SOEs जो आपकी कैबिनेट कमेटी है। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री आसिया नाज तनोली साहबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मैं अपने इलाके के हवाले से बात करूंगी सर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से कि वहाँ पे NH का एक रोड है और उसमें काम भी हो चुका है, लेकिन सर एक जगह है जहाँ पे हमेशा बारिशों के बाद पानी खड़ा होता है और वो रोड जो है वो स्लैप कर जाता है, ख़त्म हो जाता है और आवाम को बड़ी परेशानी होती है। मुसलसल 10 साल से वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई और इस हवाले से मैंने अपना मिनिस्ट्री में भी कहा है और मवासलात के दायरे से भी NHA से भी मेरा रब्ता रहा, लेकिन अभी तक सर उसके ऊपर काम नहीं हुआ। काइंडली अगर आपके तवस्सुत से इस मसले का हल निकल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर मैंने गुल असगर साहब को भी ये एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, तो इसके ऊपर ज़रा फोकस करें ताकि ये मसले का हल हो जाए। बहुत शुक्रिया। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब आपने क्या किया इसके ऊपर? जनाब स्पीकर, इनकी एप्लीकेशन बिल्कुल हमारे पास आई, चूँकि इसके ऊपर बाकायदा टेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो हमने इनिशिएट किया हुआ है
और जैसे ही वो इंशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट होगा ये काम कर दिया जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री सरदार नबील गबोल साहब। मेहरबानी सर, इसमें ये जो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने जो जवाब दिया है, जो आखिरी में लिखा है कि काबिल कोई इस तरह का अफसर मिल नहीं रहे पूरे पाकिस्तान में, काबिलियत का माशाल्लाह आपको पता है मेरिट क्या होता है काबिलियत का, क्या ये वो मेरिट ढूंढ रहे हैं कि जो ऑर्डर्स इनको मिले उस पर वो स्टैंप लगा दें, या वो काबिलियत ढूंढ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं? तो ये ज़रा वाज़ेह करें, ये कहना कि जी हमारे पास जो है ये 3 पोस्टें खाली हैं लेकिन उसके लिए कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं मिल रहा है, तो ये तो मजाक है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के साथ। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी जनाब स्पीकर, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि इसके ऊपर अभी तक सीईओ का प्रोसेस जो है वही कंप्लीट नहीं हुआ। पहले सीईओ का होगा, सीईओ को बोर्ड ने करना है, बोर्ड जो है अभी पेंडिंग है एसओईज एक्ट की वजह से। फिर सीईओ की जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बाकी आपके मार्केटिंग ऑफिसर्स और बाकी जो रिमेनिंग 3-4 ऑफिसर्स हैं वो सीईओ हायर करेगा। तो जैसे इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा बाकी इंशाल्लाह हायर हो जाएंगे। जी थैंक यू। जी सप्लीमेंट्री जुल्फ़िकार बचानी साहब। सर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल था उस पे अपना ऑयल एंड गैस पे, वो तो मेरे ख्याल से अब गुजर चुका है जी, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं वजीर क्वेश्चन नंबर 162 जी 162 जी सर, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू सर। सर पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग है और मेरा सवाल ये है कि क्या इस डिमांड और सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या इकदाम कर रही है गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मलिक साहब आप प्लीज जवाब दे दीजिए। मियां खान साहब ने वैसे तैयारी पूरी की थी, अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो कर लेंगे कवर। मियां खान साहब आप जवाब दें, अगर कोई रह गई चीज तो मिनिस्टर साहब भी कर लेंगे। सवाल किया है सर, गैस की जो लोड शेडिंग है सर, गैस का जो है चीज़ें हैं सर, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में गैस के मुश्किलात तो ज़रूर हैं सर। और दूसरा जो है ना सर, हुकूमत और फरीकीन को पूरा करने के लिए कुदरती गैस दरामद करने के लिए मंसूबा बहुत सारे कर रहे हैं सर। और जो गैस की लोड शेडिंग रफ़ीउल्लाह साहब ने किया है सर, वो इंशाल्लाह कोशिश लगे हुए हैं, जितने भी हमारे मैनेजमेंट हैं, जितने भी हमारे कुदरती गैस जितनी भी कंपनियां हैं उसको लोड शेडिंग कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह इस पे हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे, कम करने की करेंगे सर इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी आप रफ़ीउल्लाह साहब सेटिस्फाइड है ना? जी इससे ज़्यादा और क्या। अच्छा जी, सैयद वसीम हुसैन साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। मेरा सप्लीमेंट्री है कि इस वक्त जो कंडीशन है और पूरे मुल्क के अंदर ही गैस की लोड शेडिंग है, और गैस की लोड शेडिंग की वजह से मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि उस गैस की लोड शेडिंग की वजह से हम तमाम लोगों ने अपने घरों में कहने में LPG के सिलेंडर लगाए हुए हैं। हैदराबाद का एक वाक़या आपके सबके सामने कि 37 लोगों की जान निकल गया, कराची के जान निकल गया। कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए मिनिस्ट्री की तरफ से कि कम से कम घरों में आप लोगों के घरों के अंदर गैस के कनेक्शन होने चाहिए, गैस आनी चाहिए। दूसरी एक इसी के साथ रिलेटेड, आप यकीन करें स्पीकर साहब, मेरे ख़ुद के घर में मैं भी 150 गज के घर के अंदर शिफ्ट हुआ हूँ, आज तकरीबन 2 साल हो गए। मुझे खुद को, मैं इस सिटिंग MN हूँ, मेरे घर में कनेक्शन नहीं लग सका आज तक। ये कंडीशन है। बुक्टी साहब आप अच्छे जवाब दे रहे हैं, इसलिए सब सेटिस्फाइड हैं और कवर करने के लिए मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, तो मैं एक आधा एक्स्ट्रा सवाल ले लूँगा। सर मैं माजरत के साथ मैंने मोहतरम को, मैं सुई से, जब मैं खुद मेरा घर है वहाँ पे भी लोड शेडिंग है, देखें पूरे पाकिस्तान और पूरे मुल्क का
वहाँ पे कितने वेल्स लगे हुए हैं सर? मेरे घर में भी लोड शेडिंग हो रहा है, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ। आप अपनी जात को छोड़ें, इनका तो करा सर इनका ये है कि कोशिश लगे हुए हैं सर, हम बाहर कार्गो भी मंगा रहे हैं, बाहर मुल्क से भी गैस का जो कोशिश कर रहे हैं वो भी हम ला रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में गैस का इशू है सर, सबको पता है। अभी हमारे जो मोहतरम MNA साहिबान हैं, MNA साहब को हम गुजारिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं गैस का लोड शेडिंग कम करने के लिए। और जो गैस का एक टाइम टेबल बनाए हुए हैं सर, जो खाने पीने का टाइम है सर वो बिल्कुल कंटिन्यू मिल रहे हैं। जो शाम को एक छोटा सा सर लोड शेडिंग खाने पीने के टाइम पे कंटिन्यू हमारे जितने भी कंपनियां हैं सिंध में जो SSGC दे रहे हैं सर, शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक गैस दे रहे हैं सर, और फिर रात को 11 बजे से 12 बजे तक दे रहे हैं सर, और फिर सुबह 6 बजे से सर 8 बजे तक गैस दे रहे हैं सर। इसमें सर मैं कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मजीद भी इसको इस मसले को हल करेंगे सर इंशाल्लाह। आप अच्छी तैयारी करके आए सर, थैंक यू। सैयद हुसैन तारिक साहब सप्लीमेंट्री, मैं एक आधा और एक्स्ट्रा लूँगा क्योंकि आपने तैयारी पूरी की है। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा सवाल हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब से है। यहाँ पे पहले तो मेरा सवाल इनसे ये है कि आर्टिकल 158 पे सर कब हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, कब हम उस पर इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर काम कर सकते हैं कि जो गैस जिस इलाके से निकलता है, जिस प्रोविंस से निकलता है, पहले उस इलाके और प्रोविंस में इस्तेमाल किया जाए। तो वो अभी तक हम उसको इन लेटर एंड स्पिरिट हम उस पर काम नहीं कर सके। मेरा एक ये सवाल है। और दूसरा, बार बार यहाँ पे बताया जाता है ऑनरेबल स्पीकर साहब, जी मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है कि बार बार यहाँ पे बताया जाता है कि इतनी गैस अवेलेबल नहीं है। कादिरपुर फील्ड से सर 160 MGD गैस रोज निकल रहा है, और वो कादिरपुर फील्ड जो है वो सिंध में है, उसको सुई नॉर्दर्न को दिया जा रहा है, और सुई नॉर्दर्न उस गैस को नहीं यूज कर सक रही। सुई नॉर्दर्न इन राइटिंग उनको दे रही है कि ये बहुत ज्यादा गैस है, हमसे ये टैकल नहीं हो रहा, हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो अगर सुई नॉर्दर्न को जरूरत नहीं है और वो गैस वेस्ट हो रहा है कादरपुर का, तो मिनिस्टर साहब ये बता रहे हैं कि उसको सिंध में उसको सुई सदर्न को क्यों नहीं दे देते, वहां पे इंडस्ट्रियल जोन्स को, कराची, हैदराबाद जहां पे इतनी बड़ी लोड शेडिंग है, उसको वहां पे क्यों नहीं दे दिया जाता सर? थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई एम ग्रेटफुल सर। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब, इसमें सर ये है कि अभी SSGC की जो बात कर रहे हैं हमारे मोहतरम MNA साहब, SSGC सर पूरे सिंध को ये इसको गैस को देख रहा है। अभी दूसरा कंपनी या SNGPL या दूसरा कंपनी वहाँ पे गैस कैसा मुहैया कर सकता है सर? हम SSGC को कहेंगे अगर इतना बड़ा गैस ज़खारा निकल रहा है तो वो जाहिर है कोई तरीक़ेकार कोई वो कर ले लेंगे। SSGC से हम ये करेंगे कि वो SSGC पाबंद हैं कि उसमें गैस जब इतना ज़खायर निकल रहे हैं तो उसमें वो कंटिन्यू सर जो इलाके में गैस का इशू है वो प्रॉपर कर लेंगे इंशाल्लाह सर। थैंक यू। ज़रा सा फोकस कीजिए जो उन्होंने सवाल किया था उसके ऊपर थोड़ा सा। मियाँ खान साहब, नहीं तशरीफ मियाँ साहब, जो उन्होंने सर उन्होंने जब सवाल सर मेंबर ने जी तशरीफ जी सर मेंबर ने जो सवाल किया है कि गैस की ज़खायर ज़्यादा हैं हमारे इलाके में और हमें गैस नहीं मिल रहे हैं कि SSGC को सर SSGC को अगर सर SSGC से इनका मसला है तो हम SSGC में बैठकर और उनके साथ ये मसला हल करेंगे सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन शाहिदा रहमानी साहबा। शाहिदा रहमानी साहब, मैंने चार दे दिए ना सवाल, मिनिस्टर साहब 4 सवाल दे दिए हैं जी। शाहिदा रहमानी साहबा, ऑनरेबल कुलीग कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब जवाब दें तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? मेरा क्वेश्चन नंबर है 163। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर मसला वही है कि कराची से मेरा ताल्लुक़ है और कराची के अंदर गैस जो है रात 10 बजे से 6 बजे तक तो एलानिया लोड शेडिंग है। इसके अलावा कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ 10-10, 15-15 दिन से गैस नहीं है। मैं नाज़िमाबाद, ब्लॉक D, गुलशन मेहमार, ऐसे इलाके हैं जहाँ कंप्लेन करके लोग परेशान हो चुके हैं। और रमज़ान, ये 3rd रमज़ान आ रहा है जहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो गैस है ही नहीं। और आप ये कह रहे हैं एक तरफ एक्स्ट्रा गैस है, एक तरफ है सदरन इलाके में जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है कराची, वहाँ पर अगर गैस को बिल्कुल सही कहा कि तारिक जामोर साहब ने कि अगर ईस्टर्न जो आपकी है वहाँ से गैस उठा के साउथ एरिया में दी जाए, क्योंकि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ पाकिस्तान। वहाँ गैस की वजह से आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, घरों में गैस नहीं है, लोग सिलेंडर ले लेके इतने बड़े हादसा हो रहे हैं। तो सर इसको किस तरीके से किया जाएगा? जी मियाँ खान साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी।
इसमें सर बहन ने जो बात की है सर, इसमें सर्दियों के मौसम में सबको पता है कि गैस की प्रेशर भी कम होता है और सर्दियों के मौसम में बहुत मुश्किलात होता है पूरे पाकिस्तान में सर। और बहन ने जो बात की है सर, हम बाहर से भी सर, हमारा जो मकसद है सर, किसी का अगर सुबह 10 बजे से सर 6 बजे तक अगर लोड शेडिंग होता है तो ये कंपनियों की तरफ से एक शेड्यूल जारी होता है कि हमारे सर्दियों के मौसम में ये लोड शेडिंग होता है। तो लिहाजा इसमें अगर हमारा जो बहन ने किया है कि भाई हमें गैस की इतना जो है लोड शेडिंग, अभी लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रहा है सर, हम इसको कोशिश करेंगे सर आधा घंटा 20 मिनट इसको लोड शेडिंग को कम करने के लिए, और इंशाल्लाह। नहीं, वो कह रही है कि सवाल कुछ और किया था। नहीं सर, सवाल ये किया था कि हमारे इलाके में लोड शेडिंग है सर, सवाल किया था कि लोड शेडिंग में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है सर। अभी इसमें तो सर पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है सर। मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब इसका बेहतर जवाब दें। मिनिस्टर साहब, मुसद्दिक साहब, इसका प्लीज काइंडली जवाब दें, वो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गया जी। सर वैसे तो हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बड़ी तैयारी से आए हुए हैं सर, वो जवाब तो दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमारे पास सर जितनी गैस की हमें ज़रूरत है उतनी गैस मौजूद नहीं। पिछले 5 साल में तकरीबन 50% डिप्लीशन हुई है SSGC में सर, और तकरीबन 60-61% डिप्लीशन हुई है SNGPL में। इस वजह से अगर आप डिप्लीशन रेट्स देखें तो अगरचे 50% 5 साल में डिप्लीशन हो जाना बहुत बड़ी डिप्लीशन है। तमाम नई जो हम इस वक्त गैस के ज़खायर दरियाफ़्त कर रहे हैं उसके बावजूद ये डिप्लीशन हो रही, मगर ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में डिप्लीशन नहीं हो रही और साउथ में डिप्लीशन हो रही है। नॉर्थ की डिप्लीशन जो है वो तकरीबन 11% ज़्यादा है साउथ की डिप्लीशन से। तो एक उसमें हम जो तरीक़ाकार अपना रहे हैं, एक तो ये है सर कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो एक तो हमारे पास वो गैस है नहीं जिसकी ज़रूरत है। वो सर्दियों में गैस तकरीबन घरेलू सार्फिन के लिए तकरीबन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है सर। तो वो गैस जब हमारे पास मौजूद नहीं होती तो फिर सर हम इंपोर्ट करते हैं गैस, LNG इंपोर्ट करते हैं जो 3600 रुपये की LNG हमें मिलती है। और अगर आप देखें पाकिस्तान के वो लोग घरेलू सार्फिन जिन्हें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम 200 रुपये की भी गैस बेचते हैं, 400 रुपये की भी गैस बेचते हैं, 600 रुपये की भी गैस बेचते हैं। तो तकरीबन 3600 रुपये की गैस जो है वो हम 400, 600, 800 रुपये की बेच देते हैं, और वो नुकसान जो है वो उठाती है फिर ये कंपनीज़। और हम उसके अंदर थोड़ी सी सर क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम कोई यकसा कीमत की तरफ नहीं जाएंगे तो हर 6 महीने के बाद गैस की कीमत बढ़ती चली जाएगी। सर अब से तकरीबन पिछली 6-8 महीने पहले जो गैस की कीमत रेवेन्यू रिक्वायरमेंट मुकर्रर हुई थी वो 1400 रुपये हुई थी, अब वो तकरीबन 1800 रुपये, 1770 रुपये हो चुकी है। अगर हम और LNG डाइवर्ट करते रहेंगे तो ये कीमत और बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं और जितनी LNG मौजूद है, बाज़ मरतबा नुकसान लेने के बावजूद और बाज़ मरतबा क्रॉस सब्सिडाइजेशन करने के बावजूद हम लोगों को गैस फराहम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो क्योंकि गैस सर्दियों में पूरी नहीं पड़ती तो फिर हम एक स्केड्यूल अनाउंस कर देते हैं। इस वक्त इंडस्ट्री को कोई लोड शेडिंग नहीं कर रहे सर हम, लेकिन हम स्केड्यूल्ड बाज़ दफ़ा दे देते हैं कि जो औकात जिनमें लोगों ने खाना बनाना होता है उन औकात में गैस मिलती रहे। इस वक्त SSGC में भी पिछले साल की मुताबिकत से ज़्यादा गैस सर्दियों में दी जा रही है सर, और SNGPL में भी पिछले साल के मुताबिकत से ज़्यादा गैस दी जा रही है और कम लोड शेडिंग की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने कंस्ट्रेंट्स रखे हैं और हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं सर कि ये गैस की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको ख़त्म करें। उसके लिए सर हमने ऑफ शोर के अंदर 30 के करीब एसेट्स हैं जिनकी बिडिंग शुरू करवा दी है सर, उसके एड्स बन गए हैं, और ऑन शोर के भी एसेट्स जो हैं उनकी बिडिंग करवा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर सस्ती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हों और हम लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकें। जी हुसैन तारिक साहब अपना सवाल रिपीट कीजिए। हुसैन तारिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ग्रेटफुल सर।
मेरे ख्याल से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब समझे नहीं थे। मेरा सवाल ये था कि एक तो आर्टिकल 158 के हिसाब से जो हर सूबे का राइट बनता है उसका गैस, वो उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो उस पर कब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, बड़ा सिंपल और स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं गैस की कीमत पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कादरपुर गैस फील्ड है सिंध में, जिससे ऑनरेबल स्पीकर साहब सुई नॉर्दर्न को सप्लाई मिल रही है 160 MGD की डेली प्रोडक्शन है सर, और इतनी प्रोडक्शन जो है वो सुई नॉर्दर्न नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। उन्होंने लेटर लिखा है कि हमसे इतनी ये जो गैस की प्रोडक्शन है वो हम लोग नहीं हैंडल कर सकते, हमें इतनी गैस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उनको गैस की ज़रूरत नहीं है और वो गैस वेस्ट हो रही है, तो वो सुई सदर्न को क्यों नहीं दे दी जाती, वो कराची में, हैदराबाद में, बलूचिस्तान में और हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में क्यों नहीं यूज़ की जाती, वहाँ पे वेस्ट क्यों हो रही है? अगर इस चीज़ का उनको पता है तो वो काइंडली हमारे साथ शेयर कर दें। जी, मिनिस्टर फॉर एनर्जी मुसद्दिक साहब। सर, पहली बात तो ये है सर कि हतुल इम्कान हम आर्टिकल 158 जो है उसके पाबंद हैं, उसी के तहत सर एलोकेशंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे एलोकेशंस हैं जो ग्रैंडफादर्ड हैं। ग्रैंडफादर्ड का मतलब ये है कि बहुत सी एलोकेशंस सर ऐसी हैं जो आइन 1973 में जब बना है उससे पहले की एलोकेशंस हुई हैं, क्योंकि सुई की हमारी दरियाफ्त जो है और कई और ज़खायर जो हैं वो आइन बनने से पहले दरियाफ्त हो चुके थे और उनकी एलोकेशन कंट्रैक्चुअली हो चुकी थी। इस वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ग्रैंडफादर्ड हैं, मगर अब जितनी भी नई गैस आती है हम हत्तुल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि कोई एक सेंसिबल एक्विटी भी रहे लोगों के दरमियान, और आर्टिकल 158 जिसके हम पाबंद हैं उसकी पाबंदी भी करते रहें। जो इन्होंने जिस गैस फील्ड की बात की है सर कादिरपुर, मैं दोबारा से उस पर रिसर्च कर लूँगा जो मेरे जहन में, क्योंकि मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ, गलत बयानी नहीं करना चाहता, तो बड़ी एहतियात के साथ मैं आपके सामने जो मुझे टॉप ऑफ माय हेड याद है वो पेश करता हूँ। मगर इसकी अगर तस्हीह की ज़रूरत हुई तो मैं वापस आपके पास हाजिर हो जाऊँगा और उसकी तस्हीह भी कर दूँगा। सर, हो ये रहा है कि हम जो गैस ले रहे हैं उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं कतर के साथ। तकरीबन सर हम 1000 मिलियन क्यूबिक फुट 1000 MMCFD LNG लेने के पाबंद हैं हर महीने, जिनमें से बेशतर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कतर के साथ हैं, हमारे सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट हैं। हमारे पास कभी भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि उनका जिसकी जो शिप आती है वो गैस LNG हम ना लें, क्योंकि वो टेक और पे के एग्रीमेंट है। अगर हम ना लें तो हमें तब भी पैसे देने पड़ते हैं। हमारी जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे वो इस बात को मद्देनज़र रख के किए गए थे कि इसमें से कम 600 MMCFD गैस इस्तेमाल होगी बिजली के कारखानों के लिए, LNG के कारखानों में। लेकिन अब वो गैस इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि LNG बहुत महंगी हो गई है और वो बिजली के मेरिट ऑर्डर पे नहीं आते। तो वो जो 600 इस्तेमाल होने थे पहले वो घट के 400 हो गए, अब कभी किसी महीने वो 150 होते हैं, कभी 200, कभी 300 होते हैं। उसके नतीजे में सर हमें वो LNG जो उठानी पड़ती है वो फिर हम घरेलू सार्फिन को डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे बहुत नुकसान भी होता है, LNG की कीमत भी बढ़ती है और नेचुरल गैस की कीमत भी बढ़ती है डाइवर्जन के बाद सर। तो ये जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इस वेल को कंटेन किया गया सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अब वो कंटेन मेरे ख्याल में नहीं हो रहा। इसको थोड़ी देर के लिए कंटेन किया गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा LNG आ गई थी कि हमें अपना जो वेल है, और इसमें अखबारों में भी कई चीज़ें आई थी सर और बड़ी सही आई थी, बिल्कुल सही तनकीद की जा रही थी कि अपने सस्ते गैस के वेल्स जो हैं उनको बंद करके या कर्टेल करके महंगी LNG ला के उसे सस्ते दामों बेच के गैस की कीमत बढ़ती है उससे सर। तो ये मेरे ख्याल में मौजूदा सिचुएशन अब रिजॉल्व हो चुकी है इस वक्त, लेकिन मैं दोबारा सर एक नज़र उसको देख लूँगा और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हुई तो ज़रूर सर उसको डाइवर्ट कर देंगे। जी, सैयद खुर्शीद शाह साहब सप्लीमेंट्री। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऑनरेबल मिनिस्टर का जवाब पे कादरपुर सुई फील्ड जो है वो 73 के बाद है और मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरे जहन में नहीं है। माशाल्लाह मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इतने ज़हीन
और कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, एक एक चीज़ अब भी इनको याद है। अभी अपने कंप्यूटर को अगर बंद करके बैठे हैं तो और बात है, अदरवाइज इसको सब पता है कि क्या पोजीशन है, कौन सी रिसर्च है। और ये कह देना कि अपनी सस्ती गैस को बंद करके हमने एलपीजी जो ऑर्डर दिए थे, एलएनजी ऑर्डर दिया था, उसको इस्तेमाल किया क्योंकि वो ज़रूरी था। तो इस किस्म के फैसले या इस किस्म की जो पोजीशन लेके ये एलएनजी मंगाते हैं, तो ये एक और स्कैंडल हो सकता है वीट वाला तो खामोश हो गया, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। फिर इस पे बात हो सकती है कि पाकिस्तान ने कौन सा जुर्म किया है कि हम ऐसे फैसले करते हैं जो महंगे होते हैं और पाकिस्तान के अवाम को उसका खमाना भुगतना पड़ता है। प्लीज़ खुदा के वास्ते इस मुल्क पे ऊपर रहम करो, बस रहम करो, और कुछ नहीं मांगते हम। जी मिनिस्टर पेट्रोलियम। सर मैं खुर्शीद शाह साहब की तनकीद सर आंखों पे सर, और मैंने तो इसी वजह से बड़े मोहतात लहजे में ये कहा था कि अगर मुझसे कोई कोताही हो रही है तो आई स्टैंड करेक्टेड, और मैं डेटा लेकर, क्योंकि ये सवाल असल सवाल में था नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरे जहन में मुझे याद था उसकी मुताबिकत से मैंने जो गुजारिशात हैं वो पेश कर दी हैं। और खुर्शीद शाह साहब तो हमारे लीडर भी हैं सर, और हमारे तो बुज़ुर्ग भी हैं, हम इनसे हमेशा रहनुमाई भी चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होगी सर तो मैं बाकायदा तहकीक करके वापस आके खुर्शीद शाह साहब को मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा जहाँ पे तशरीफ़ रखते होंगे और तफसीलात से आगाह कर दूंगा। मैंने आपको इसीलिए कहा सर कि हमारे बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ग्रैंड फादर्ड हैं, यानी आइन बनने से पहले के हैं। मैंने कादरपुर के हवाले से ये बात नहीं की, मैंने आपको जनरल एक बात बताई। उसके बाद सर एक एक्विटेबल एलोकेशन करने की कोशिश करते हैं हम, और अगर उसमें किसी जगह पे कोई झोल है या किसी जगह के ऊपर अगर कोई तनकीद है तो मैं हाजिर हूँ, मैं शाह साहब के पास हाजिर हो जाऊँगा कुछ तफसीलात लेने के बाद, और जैसे उनकी तसल्ली होगी सर उसे सेटल कर देंगे। मैं एक दो अनाउंसमेंट्स करना चाह रहा हूँ। पहला अनाउंसमेंट है कि स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ खदीजा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हरीपुर आर सिटिंग इन द विजिटर्स गैलरी, वी वेलकम देम। वेलकम जी। दूसरा अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहूँगा कि हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेंटिकॉस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कोबी साहब तशरीफ रखते हैं। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर जमील नासिर नेशनल हेड यूनिवर्सिटी के तशरीफ रखते हैं। वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला साहिबा। सर क्वेश्चन 164 जी, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर इस नेशनल फ्रेट एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बता दें, उनकी टाइमलाइंस बता दें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज बता दें, और उसके साथ साथ रीजनल रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं इस पॉलिसी के तहत, स्पेशली विद चाइना, रशिया एंड बेलारूस, वो बता दें। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गुल असगर खान साहब। जी जनाब स्पीकर जी, हमारी नेशनल फ्रेट पॉलिसी जो है ये 10 मार्च 2021 को थी। इससे पहले कोई हमारी ना फेडरल की पॉलिसी थी, ना पंजाब या किसी भी प्रोविंस की कोई फेडरल पॉलिसी, नेशनल फ्रेट पॉलिसी नहीं थी। इसको ईसीसी ने सर अप्रूव किया 10 मार्च को, और 16 मार्च को फिर कैबिनेट ने इसको किया। सर इसके जो मेजर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो डेफिनेटली सर इकनॉमिक रिफॉर्म्स था, इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स थी, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था। फिर प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने अट्रैक्ट करना था, मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट लिंक्स को हमने करना था। इसके अलावा हमने रेल की और दूसरे बायर की जो हमारी फ्रेट की वो इम्प्रूवमेंट्स थी वो करना था। ट्रकिंग फ्लीट को इन्हांस करना था। रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी को हम लोगों ने इम्प्रूव करना था।
ई लॉजिस्टिक्स स्पेशली जो अभी इस टाइम मौजूदा एरा की नीड है उसको हमने इम्प्रूव करना था, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसका हिस्सा थी। ये इसके सर मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। वो सर मैं उस जवाब की तरफ आ रहा हूँ सर। आ रहे हैं जवाब की तरफ। चूँकि इसके ऊपर सर फिर हमारी जो इम्प्रूवमेंट्स हुई जिनका जो बेसिक है, देखिए सर हमारा जो एक मोटरवे का किलोमीटर है सर वो 2.5 बिलियन तक भी उसकी कास्ट जाती है। तो उसमें सर इस पॉलिसी का ही आज समर है कि हम लोगों ने बाकायदा एक्सेल लोड के ऊपर इम्प्रूवमेंट की। हमारा जो नेशनल हाईवे ऑर्डिनेंस था सर उसमें बहुत सारे फ्लास थे, जैसे 15% तक जो उसका जो फाइन था वो ज़्यादा था, और 15% से अगर लोड ज़्यादा आ जाता था तो जो ये हमारा बहुत ज़्यादा सर शोर भी मचता है सारे मेंबरान साहबान के लिए कि जी बहुत सारे रोड्स हमारे जो हैं वहाँ स्पेशली सिंध में जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं और बाकी जगहों पे ज़्यादा अच्छे हैं। सर मसले ही वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के एक्सेल लोड की इम्प्लीमेंटेशन का था। तो इस पॉलिसी का समर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब एक्सेल लोड पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। ई कॉमर्स में स्पेशली सर जैसे बायर हमारे फ्रेट था, प्रीशियस स्टोन्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, हमारे पास वहाँ पे लॉकर्स नहीं थे, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट्स किए। तो लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन डन। जहाँ तक इनका सर सवाल है इसका आपके एग्रीमेंट्स का सर, वो एग्रीमेंट्स की डिटेल इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसका हिस्सा नहीं थी सर सवाल का, तो हम नेक्स्ट टाइम पूरे एग्रीमेंट्स भी ले आएंगे सर। थैंक यू जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा सप्लीमेंट्री। शुक्रिया स्पीकर साहब। फ्रेट जो है वो मईशत का बहुत अहम हिस्सा होता है। मेरा सवाल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये है कि इस फ्रेट का टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा रेल पे है और कितना हिस्सा रोड पे है, और उसमें जो मैंने यहाँ जवाब देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा जो इनका कैनवस है पॉलिसी का वो रोड पर है, हेविली इन फेवर ऑफ ट्रकिंग, विच इज़ ऑब्वियसली हमारे पूरे कॉरिडोर्स जो हैं वो चोक्ड है। I want to ask him whether what is the plan to improve freight volume in the railway, और रेलवे में freight improvement के लिए क्या steps कर रहे हैं? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गुल असगर खान साहब। जी नफीसा शाह साहब का सवाल बहुत वैलिड है सर। इसमें हमारा जो 96% है वो रोड के ऊपर है सर डिपेंडेंसी। हमारा जो जीडीपी का 10% है सर। अब जो दुनिया है सर वो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो शिफ्ट हो गई है आपके वाटरवेज़ के ऊपर, आपकी रेलवेज़ के ऊपर। सर जहाँ तक वाटरवेज़ का मामला है उसमें अगर फॉर एग्जांपल इंडस में हम बनाते हैं तो इंडस को वो पूरा कनेक्ट करता है, लेकिन वी नीड द अलाइनमेंट, उसके लिए वी नीड मल्टी बिलियंस ऑफ रुपीज़, जो कि अभी इस टाइम पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशन है वो नहीं है। जहाँ तक रेलवे की इम्प्रूवमेंट्स की बात है उसके ऊपर भी सर आपके सामने काम चल रहा है। तो डेफिनेटली वो जो सस्ते हैं ज़राए उसके ऊपर फोकस होगा, लेकिन आज की डेट में 96% है सर हमारे रोड पे और बाकी बायर और उसके ऊपर है। थैंक यू। सप्लीमेंट्री ज़ारा वदूद फातमी साहबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि ये जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं और सामान बाहर से आता है तो शिपमेंट में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनका सामान महीनों जो है वो पोर्ट पे पड़ा रहता है। ख़ास तौर पे मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं उनका इतना देर इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, लेकिन 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरी ये है कि शिपिंग कंपनी जो होती है वो फ्रेट के अलावा भी उनसे और बहुत सारे पैसे चार्ज करती हैं। तो इसको रोकथाम के लिए कोई गवर्नमेंट और इसको बेहतर बनाने की कोई पॉलिसी अभी तक आई है कि नहीं आई है? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जनाब स्पीकर, जहाँ तक पोर्ट्स पे क्लियरेंस का मामला है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की डोमेन में आता नहीं है। जहाँ तक बाकी जो है उसकी लिंकेजेस को उसकी इम्प्रूवमेंट करने के तो उसके ऊपर हमारा मुसलसल काम चल रहा है जी, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन खुरम शहजाद विक साहब, नॉट प्रेजेंट। ताहिरा औरंगजेब साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 166। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है जी कि ये तो सही है कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जब भी आई है तामीरात का मुल्क के अंदर जाल बिछता है। ठुलिया इंटरचेंज जो है उसको मोटरवे 2 के साथ लिंक करने के लिए जो इन्होंने बताया है कि हम जल्द मोटरवे के साथ इजाफी लेंस शुरू करेंगे, वो कब तक शुरू होंगी और कब ख़त्म होंगी? थैंक यू। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जनाब स्पीकर, एज फार एज ठलिया एक्सचेंज इज कंसर्न वो तो हमारा ऑलरेडी ऑपरेशनल है सर। ठलिया इंटरचेंज तो ऑपरेशनल हो चुका है सर।
जी इस पे कोई और सप्लीमेंट्री नहीं है। मेरीन रजाक जी सप्लीमेंट्री है। रियाजुल हक साहब सप्लीमेंट्री। सर थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। मैं पूछना चाह रहा था कि लाहौर कसूर मोटरवे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2023 में शुरू की थी वो कब तक मुकम्मल होगी बहावल नगर तक, और ये इसके फीचर्स क्या हैं वो थोड़ी सी बता दिए जाएं। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। सर ये चूँकि इसमें शामिल नहीं था, नेक्स्ट टाइम इसका आप अगर अलग से क्वेश्चन कर दें तो उसको हम लेके आएंगे सर। थैंक यू। सॉरी जी जी रियाज साहब आपने जो सवाल किया है वो रिपीट कीजिए। रियाज साहब माइक जी। सर मुझे कहा कि फ्रेश क्वेश्चन डाल दें, मैं फ्रेश डाल देता हूँ सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरीन रजाक भुट्टो साहिबा। नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा। सर बहुत शुक्रिया। सप्लीमेंट्री माय क्वेश्चन नंबर इज 168। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि सर सर्दियों में गैस की कमी हो जाती है, तो मेरा सवाल ये है कि जो LNG की शिपमेंट है वो हुकूमत क्यों नहीं कर रही है, और अगर होनी है तो वो डेफर क्यों हो रही है। और दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी गैस की सप्लाई नहीं है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। मैं अपने हल्के पनवाकिल की बात करूंगी, वहाँ पे भी सुबह सुबह गैस चली जाती है, लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं। और कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D और E में भी गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमें इसका जवाब दिया जाए। जी मियाँ खान बुख्ती साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी। सर इसमें जो मेरे बहन ने बात की है सर, इसमें गैस की जो सप्लाई की जो नेटवर्क है सर, उसमें हम लोग कुछ इलाकों में गैस की जो प्रेशर है, जिस तरह बहन ने जिक्र किया सर, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दुश्वारियाँ ज़रूर हैं सर, और कोशिश कर रहे हैं कि सर्दियों के मौसम अब भी ज़ाहिर है सर थोड़ा सा जो गैस की लोड शेडिंग है 10 से 6 बजे तक वो तो हो रहा है। दूसरा सर जो बहन ने कहा था कि बाहर से क्यों गैस नहीं मंगा रहे हैं LNG या दूसरे बाहर से भी, सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में हम लोग बाहर भी लगे हुए ममालिक के साथ मिलकर बाहर भी वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है, इंशाल्लाह इस इलाके के लिए ख़ास कर सर बहन ने जो जिक्र किया है और इसका इंशाल्लाह मसला हम लोग कोशिश करके हल करा लेंगे। थैंक यू सर। जी सप्लीमेंट्री ख्वाजा इजहार साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दूसरी बार गैस का इशू हम सुन रहे हैं, बार बार गैस। मिनिस्टर साहब से या पार्लियामानी सेक्रेटरी से मेरा ये सवाल है, नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबे डिविजिबल पूल में और स्टेट ट्रांसफ़र में कुछ पैसे लेते हैं, कुछ नहीं काफ़ी पैसे लेते हैं, और इसी तरह जो ब्रेकअप है उसका, उसमें गैस डेवलपमेंट चार्जेस सूबों में डिवाइड होता है, गैस की रॉयल्टी सूबों में डिवाइड होती है, यानी जिस सूबे से गैस निकल रही है उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी सूबा लेता है, रॉयल्टी भी लेता है, नेचुरल गैस पे भी लेता है, क्रूड ऑयल पे भी लेता है। तो एक तरफ तो सूबे 18वीं तरमीम के बाद जो फेडरेशन गैस निकाल रही है उसके डेवलपमेंट चार्जेस और रॉयल्टी भी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आर्टिकल 158 का भी रोना रो रहे हैं। तो या तो रॉयल्टी छोड़ दें सूबे या फिर गैस छोड़ दें। तो मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि आर्टिकल 158 की रोशनी में NFC का ये जो डिविजिबल पूल में नेचुरल रिसोर्सेज में रॉयल्टी जाती है, यहाँ सूबे कितने जस्टिफाई हैं कि वो ये भी लें और 158 में गैस की भी डिमांड करें। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। सर बिल्कुल बजा फरमाया हमारे एमएनए साहब ने। 158 का जो है सर वो उस पर बिल्कुल हम पाबंद हैं और उसी के मुताबिक हम करेंगे। जहाँ सूबे की बात की है सर, सूबे में बिल्कुल गैस जिस सूबे से आ रहे हैं उसका रॉयल्टी जाहिर है उसी सूबे को मिलेंगे।
और जो MNA साहब ने कहा है कि सूबे में इतना अगर गैस आ रहे हैं तो उसको रॉयल्टी भी रह रहे हैं, लेकिन वो सूबे के जो इलाके के लोग हैं, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब में हो, ज़ाहिर है उसी ने सर उसी 158 का पाबंद है। और इंशाल्लाह हम इस पे सर करके और इस चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए हम बैठे हुए हैं सर। और ऑनरेबल मेंबर को अगर और भी कोई इशू है तो हम इनके साथ बैठकर वो मसला इंशाल्लाह हल करेंगे। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफीउल्लाह साहब। सर क्वेश्चन नंबर 169। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे पड़ोस में अपोजिशन के अरकान बहुत शोर शराबा करते रहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या हर कैदी के बारे में जो इमरान खान साहब को सहूलतें जेल में हैं वो पाकिस्तान में हर कैदी को वो सहूलतें मुयस्सर हैं यानी, या ये बेकार में शोर शराबा करते हैं? जी मोहतरमा सबा सादिक साहिबा। सबा सादिक साहिबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। रफ़ीउल्लाह साहब ने जो बात की है, अडियाला जेल जो है वो इस वक्त महवर मरकज़ इनका बना हुआ है हमारे अपोजिशन के भाइयों और बहनों का। जो कैदी को सहूलियात हुकूमत फ़राहम करती है वो तमाम कैदियों को एक जैसी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। सर इस वक्त अडियाला जेल, चूँकि इनका क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से वाबस्ता है और डिटेल इसकी मैंने जब डिपार्टमेंट से पूछी और कमीशन से पूछी तो सर कोशिश यही की जा रही है कि तमाम कैदी जितने भी पाकिस्तान में हैं उनको वो तमाम सहूलियात जो आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे और जेल मैनुअल के मुताबिक हैं, तमाम सूबाई हुकूमतें तमाम कैदियों को ना सिर्फ सहूलियात दें बल्कि जो अंडर ट्रायल हैं और जिनकी अपील्स लगी हुई हैं उनको भी एक्सपीडाइट करने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि उनको ज़्यादा देर वहाँ पे ना रहना पड़े और उनको वो तमाम मराहत और सहूलियात दी जाएं जो उनका हक बनता है। जी सप्लीमेंट्री मलिक इब्रार साहब, आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया? अच्छा मेरा ख्याल है जी अता तार साहब। अता तार साहब। सर बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले आगा रफ़ीउल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हम रोज़ इनसे सीखते हैं सर, हाउस में जो बिज़नेस की पार्टिसिपेशन है और जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के ये सवालात करते हैं तो ये इस हाउस के साथ मेंबर होने का इंसाफ करते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इनके किरदार के ऊपर। सर दूसरा जो इन्होंने सवाल किया, ये ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पे बैठे हैं सर। दिसंबर की सर्दी में जब इनको कोट लखपत जेल शिफ्ट किया गया, ये हुक्म दिया गया था कि कंबल तक नहीं दिया जाएगा और ये हुक्म आता था कि फर्श पे सलाओ और ठंडे फर्श पे सलाओ, मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक सेल कायम था। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, 3 दफा के चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। ये हुक्म आता था कि गर्मियों में पंखा नहीं चलेगा, सर्दियों में हीटर नहीं दिया जाएगा। इधर सर साइकिल दी गई है जो बाइसिकल है एक्सरसाइज के लिए। एक पूरा प्रेसिडेंशियल स्वीट है जिसमें एक हिस्सा किचन और पेंट्री का है, एक कमरा रिहाइश का है, एक वॉकिंग गैलरी है, एक एक्सरसाइज रूम है। तो ये सारी चीज़ें किसी आम कैदी को मैसर नहीं होती, मगर इन्होंने अदालतों में ऑर्डर कर करके, अदालतों में जा के दरखास्तें दे के, जो कहते थे NRO नहीं मांगेंगे सख्ती काटेंगे, वो कभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सेल देख लेते कि जिस 6x10 के सेल के अंदर उनको रखा गया था। यहाँ पे तो बाकायदा स्पेशल शेफ आता है। मैरियट के इतने अच्छे शेफ नहीं होंगे जितने अच्छे शेफ जेल के अंदर वहाँ पे मुयस्सर किए गए हैं। तो ये रफ़ीउल्लाह साहब ने जो बात की, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी और कैदी को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है जो बानी चेयरमैन PTI को मुयस्सर है। उन्होंने स्पेशल अपने लिए डिस्पेंसेशन थ्रू कोर्ट्स की है। बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। क्वेश्चन आर इज ओवर। Leave application. Mohammad Abdul Ghaffar Bhattu Sahab has requested for grant of leave for the 11th session. Is leave granted? Granted. Makhdoom Zain Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 11th and 12th. Is leave granted? Granted. Makhdoom Samiul Haq Gilani has requested for grant of leave for 13th and 14th. Is leave granted? Granted. Farooq Khan Sahiba has requested for grant of leave for 13th, 14th, 17th, 20th, 21st January. Is leave granted? Granted.
Shahid Ahmed Saab is requested for grant of leave for 11th and 13th, 14th and 20th January. Is leave granted? Granted. Hassan Saber Saab is requested for grant of leave for 20th till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi Saiba has requested for grant of leave for 22nd January. Is leave granted? Granted. Rana Iradat Sharif Khan has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Ali Muhammad Saab has requested for grant of leave for 21st January. Is leave granted? Granted. Makhdoom Tahir Rashiduddin has requested for grant of leave for 22nd and 24th. Is leave granted? Granted. Usama Hamza is requested for grant of leave for 23rd and 24th January. Is leave granted? Granted. Mujahid Ali has requested grant of leave from 20th to 22nd. Is leave granted? Granted. Abdul Aleem Khan has requested for grant of leave for 23rd January. Is leave granted? Granted. Waqas Akram has requested for grant of leave from 13th to 17th, 20th, 24th. Is leave granted? Granted. Nosheen Iftikhar has requested for grant of leave for 23rd and 24th. Is leave granted? Granted. Calling attention, Asiya Naz Tanoli to move item number 3. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। वज़ीर बराए दफ़ा की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब मबजूल कराएंगे जो ज़िला रावलपिंडी में मज़ीद वफाकी सरकारी स्कूल ना खोलने से मुताल्लिक है। जी मिनिस्टर फॉर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब, एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए अपना सवाल फिर से। सवाल करूँ या कॉलिंग अटेंशन दोबारा? जी कॉल अटेंशन रिपीट कर। वज़ीर बराए दिफा की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब मबजूल कराएंगे जो ज़िला रावलपिंडी में मज़ीद वफाकी सरकारी स्कूल ना खोलने से मुताल्लिक है। जी मिनिस्टर फॉर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब। सर इस वक्त भी हम गवादर और गिलगित में जो है ना वो स्कूल खोल रहे हैं। ये इम्प्रेशन गलत है कि हमने कोई स्कूल खोलने बंद कर दिए हुए हैं, लेकिन यह है कि जहाँ पे ऑलरेडी बच्चों को ये सहूलत जो है मुयसर है और वो मुख्तलिफ़ ज़राए से मुयसर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, FG जो है सब मुयसर कर रहे हैं ये फैसिलिटी, तो प्रेफरेंस हमारी ये है कि दूर दराज के इलाकों में इन स्कूलों को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि वहाँ की आबादी जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और कोई वजह नहीं है, स्कूल अभी भी खुल रहे हैं। थैंक यू। आसिया नाज तनूरी साहब एक सवाल कीजिए। सर ऐसा है कि रावलपिंडी शहीदों और गाजियों का इलाका है और यहाँ पर पाकिस्तान के 3 निशाने हैदर मौजूद हैं। जी सर मेरा ख्याल ये है कि शहरी इलाकों में FG के जो स्कूल हैं उनकी तालीमी मेयार किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है और उसके मुकाबले पे और वहाँ के बच्चे माशाल्लाह बहुत ही काबिलियत रखते हैंगे। सर सवाल ये है कि देही इलाकों में क्या कोई स्कूल खोलने का इरादा रखते हैं? सर मरेरी हसन के पास कंटोनमेंट के स्कूल हैं, फौजी फाउंडेशन के स्कूल मौजूद हैं, लेकिन सर उसमें लिमिटेड स्कूल में बच्चों की तादाद बहुत लिमिटेड है। एक क्लास में 40 बच्चे मौजूद हैं जिसमें से 30 तो हमारे फ़ौजी भाइयों के हैं और 10 जो हैं वो आम सिविलियन के लिए मौजूद हैं, जो कि नाकाफ़ी तादाद है। इसको एक तो बढ़ाया जाए। दूसरा सर मेरी एक गुजारिश होगी कि अगर तमाम तहसीलों में फ़ौजी फाउंडेशन या FG के स्कूल खोल दिए जाएँ, अगर ये मुमकिन है तो सर इसके ऊपर ज़रा गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। मिनिस्टर फॉर डिफेंस। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर ये मेरा ख्याल है कि जो आर्म फोर्सेस हैं और उनके अदारे जितना तालीम के मैदान में खिदमत कर रहे हैं कि ये फेडरल जो स्कूल्स हैं वो भी, और उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, उसके बाद फाउंडेशन के स्कूल हैं, फौजी फाउंडेशन के स्कूल हैं, और लेकिन इनका जो बेसिकली जो एक्सटेंशन जो है कि देहातों तक इसको लेके जाया जाए, मेरा ख्याल है कि वो पंजाब गवर्नमेंट जो है या सिंध गवर्नमेंट जो है या बलूचिस्तान और इसकी जो गवर्नमेंट है KP की गवर्नमेंट है, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी उनकी है। ये ज़िम्मेदारी जो है मेरा ख्याल है हम किसी भी और अदारे से ज़्यादा निभा रहे हैं इस वक्त भी। ये इनको ये एजिटेट जो है उस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए ताकि
वो लोग जो है अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें इवन इन द फार फ्लंग एरियाज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन अकील मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। अभी क्योंकि मिनिस्टर साहब ने बात की क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करता है। मैं थोड़ा सा इस पे, क्योंकि जो सवाल आसिया साहिबा ने भी किया, तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की है, उसके हवाले से कम ये भी बताया जाए कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस तमाम तर मामले में कि FG स्कूल्स के हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, और जो ओवर क्राउडिंग का भी कुछ एरियाज़ में इशू है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन फिर इंश्योर नहीं होती जब आपकी ओवर क्राउडिंग होती है क्लासरूम्स में। तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये भी काइंडली ज़रा एड्रेस करें। जी मिनिस्टर फॉर डिफेंस। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक किस्म की ज़ैली जिम्मेदारी है फ़ौज की एक अदारे के सीएस से। ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी मेंबरान को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरी ये बात जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात जो कर रहे हैं, या वो जो उन्होंने रेफरेंस दिया है मोहतरम मेंबर साहब ने कि जी क्या सस्टेनेबल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये मुझे ज़रा कमज़ोर हूँ मैं इस मामले में। वो गोल्स जो हैं वो फ़ौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो गवर्नमेंट पूरी करे। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे, आपकी किताबों में झूठ लिखा हुआ है। आप एक कौम को जो 80 की दहाई में आपने सारे सिलेबस बदले, तारीख अपनी बदल दी, अपने ओरिजिन्स बदल दिए, आपको वो करेक्ट करनी चाहिए ताकि कौम को पता लगे, हमारी नई जनरेशन को पता लगे कि इनको क्या पढ़ाना है जो एक कौमी तशख़्ख़ुस दे सके। ये हमारी एजुकेशन कौमी तशख़्ख़ुस नहीं दे रही। ये अमेरिका के कहने पे हमने सिलेबस चेंज किया था, अपनी जो है ओरिजिन्स भी चेंज कर लिए थे, अपने नारे चेंज कर दिए थे, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन को फेथ यूनिटी डिसिप्लिन कर दिया था। तो ये एक ओवरऑल करना है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है। और मेरा ख्याल है कि हमारे कैबिनेट पोर्टफोलियोज में जो मोस्ट लेस जो अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो वो एजुकेशन का है। तो इसके लिए मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम फ़ौज जो है वो इस एजुकेशन मैदान के ऊपर भी दफा करने के लिए तैयार है हर जगह, लेकिन बाकी जो ऑर्गन्स हैं हुकूमत के उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी इब्रार अहमद साहब एक सवाल पूछिए। इब्रार साहब का माइक। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो बात पहले हो चुकी है उसे दोहराऊँगा नहीं, लेकिन ये है कि सर कैंट के इलाकों में पॉपुलेशन सिविलियन बहुत बढ़ चुकी है। FG के स्कूल उसमें अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, कैंट के स्कूल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर जब तक नए स्कूल गवर्नमेंट पंजाब या मरकज़ नहीं बनाते, इन स्कूलों में डबल शिफ्ट की जाए ताकि शाम की शिफ्ट में सिविलियन पॉपुलेशन के बच्चों को दाखिला मिल सके और वो अपनी तालीम जारी रख सके। ठीक है जी। मिनिस्टर डिफेंस आई थिंक सर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पे। सिविलियंस के बच्चे जो है वो ज़्यादा तादाद है उन स्कूलों में पढ़ते हुए। ठीक है, फ़ौज के मुलाजमीन को वहाँ पे सहूलत दी जाती है, लेकिन कोई मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, वहाँ पे फेडरल स्कूल भी है, वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल भी है, दोनों स्कूल हैं वहाँ पे। बल्कि मेरा ख्याल है फौजी फाउंडेशन का भी स्कूल है वहाँ पे डिस्पेंसरी हैं इनकी। सो ये एजुकेशन और हेल्थ के मैदान में ऑलरेडी जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड डिफेंस की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन आप अपनी चेयर की तरफ से हिदायत करें ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो वो भी को काम कर लें जड़ा है। जी बिल्कुल ठीक है। आइटम नंबर 4 पे आ जाएं। शज़ा फातिमा ख्वाजा, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टू मूव आइटम नंबर 4। Thank you, Honorable Speaker. I beg to move that under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123
of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Digital Nation Pakistan Bill 2024. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Digital National Pakistan Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Shaza Fatma to move item number 5. I beg to move that the bill to provide for the transformation of Pakistan into a digital nation enabling a digital society, digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy and digital governance, the Digital National Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is आपने अपोज ही नहीं किया जी, वो तो कमेटी ने पास किया. Now the bill is taken up clause by there is an amendment in clause 2 standing in the name. देखिए आपको तरीका पता है, आप इस पे ऑब्जेक्ट करती हैं, अपोज करती हैं, आपने अपोज ही नहीं किया. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Shaza Fatma Khwaja, Minister of State for Information Technology. I call upon Shaza Fatma Khwaja to move the amendment. Thank you, sir. I beg to move an amendment in clause 2 that in Digital Nation Pakistan Bill 2025 as reported by the Standing Committee in clause 2 in proposed section 2, 1 in subclause G after the word authentication, the words through digital identity shall be inserted. And after clause P, the following new clause PA shall be inserted, namely PA, division concerned means division to which the business of information technology and telecommunication stands allocated. Now I put the amendment as moved by Shaza Fatma Khwaja, Minister of State for Information Technology, Telecommunication to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 to 30 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequent clause 3 to 30 stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Shaza Fatma to move item number 6. I beg to move that the bill to provide for the transformation of Pakistan into digital nation, enabling a digital society, digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy, digital government, the Digital Nation Pakistan Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 6A. Sir, मेरा माइक बंद करवा दें. इसी बिल पे नहीं, हम बिजनेस जी आपने अपोज तो नहीं किया था. नहीं, आपने अपोज तो नहीं किया था. नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. जी शाजिया मरी साहबा. Sir, I would like to draw your kind attention to the press galleries. Media अभी यहाँ से walk out कर रही है. So if somebody from the government side can go and approach them and find out their concern, the Honourable Minister for Information is right here. So I would like to draw your attention to that. जरा आप देख लीजिए जी. खुरम शहजाद नवाज, Chairman Committee Interior to move item number 6A. जी बटन भी अपना प्रेस कीजिए खुरम साहब. जी ठीक. जी
I, Chairman Standing Committee on Interior, to present report of the Standing Committee on the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. The report of the Standing Committee on the bill further to amend Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 stands presented. On behalf of Minister Interior Rana Tanveer Sahab to move item number 6B. 6A तो रिपोर्ट पेश करनी है उन्होंने 6B मूव कीजिए 6B जी मिस्टर स्पीकर सर I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the rules be dispensed with in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is. जी मैं काउंट कर लिया था कि 9 ज़्यादा हैं या वो तो आइटम इंटीरियर मिनिस्टर साहब टू मूव ऑन बिहाफ ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर आइटम नंबर 6C मूव कीजिए Speaker, sir, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The question is that clause 2 to 14 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 14 stands part of the bill. Clause 1, the question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stands part of the bill. राना तनवीर साहब टू मूव आइटम नंबर 60. मैं देख लेता हूँ, जजमेंट करनी पड़ती है कि ज़्यादा इधर है. अगर ज़्यादा होते 2-3 और होते तो फिर मैं काउंट करा देता. जी जी ठीक. आइटम नंबर सर इंटीरियर के चेयरमैन मौजूद थे जो पढ़ रहे थे. I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 7. Pulain Saab, Chairman Standing Committee Information to move item number 7. Thank you, sir. मैं पुलेन बलोच चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए इत्तलाक़ व नशरियात कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार कवायद 2007 के कवायद 234F के मुताबिक 1 जुलाई 2024 था 31 दिसंबर 2024 की मुद्दत के लिए कमेटी की बुनियादी रिपोर्ट पेश करता हूँ. The said report stands late. Item number 9. Muhammad Ali Sarfaraz to move item number 9. Muhammad Ali Sarfaraz to move item number. जी सैयद खुर्शीद शाह साहब. शुक्रिया मिस्टर स्पीकर. मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि जो वाक़या मोरक्को में पेश आया
जहाँ पे बहुत सी जानें ज़ाया हुई, उसमें पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग थे जो उस कश्ती में सवार थे। अब उनकी मेरी गुजारिश ये है कि जिन भी पाकिस्तानियों के राना तनवीर साहब प्लीज़ काइंडली ज़रा तशरीफ़ लाइए। जी खुर्शीद शाह साहब। जिन पाकिस्तानियों के लाश मिले हुए हैं वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी के पास या हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत से कि पाकिस्तानी एम्बेसी को इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि वो लाशें कम से कम पाकिस्तान ले आएँ और बुरसा के हवाले करें। बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं गई है और उन गरीब माँ बाप की लाशें वहाँ मोरक्को में पड़ी हुई है। तो मेरी ये गुजारिश है कि रोज़गार में तलाश में गए हुए लोग जिनकी लाशें वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी हुकूमत उसकी जिम्मेदारी ले, उनको पाकिस्तान ले आए। इसके साथ ये भी कहना पड़ता है कि अमूमन ये वाक़यात मिस्टर स्पीकर होते रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कुछ को सोचना चाहिए कि हमें इसकी रोकथाम कैसे की जाए। आपके यहाँ मीटिंग हो रही है, ये डिसाइड कर रहे हैं कि शाह साहब एक सेकंड। जी शाह साहब। चेयरमैन स्पीकर साहब मीटिंग हो रही है, आप मीटिंग ख़त्म हो जाए। ये मीटिंग होती रहेगी। ये सेशन के बारे में डिसाइड कर रहे हैं कि कल कितने बजे करना है। 10 बजे कर ले, बस ख़त्म बात। मैं तो सुबह 9 बजे भी कर लूँगा। 9:30 बजे कर ले, 9 बजे कर ले। जैसे ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है जो इसको वो हमें लिख के आएगा कि कितने बजे करना है। जी जी मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान से कम 5 से 6-7 लाख लोग हर साल बैरूनी मुल्क जाते हैं प्रोमोटर्स के थ्रू। मेरी एक सजेशन है कि क्योंकि अब दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है, बेहतर ये मेरी मीटिंग के मेंबर साहबान से गुजारिश है कि स्पीकर साहब अंदर गए हैं। मिस्टर डिप्टी स्पीकर, ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं इनको स्पीकर के पास भेज दें, इस जलसे को, कि ये चले जाए अंदर जाके मीटिंग कर ले, फैसला कर ले। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सारे सीनियर जो आगे खड़े हैं। जी सुन रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट से कुछ नहीं आप सुन रहे हैं, मगर मीटिंग के अराकिन को आप अंदर स्पीकर के पास भेज दें कि फैसला हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है और उस नॉन सीरियस एटीट्यूड पे बात करना फजूल है। न कोई सुनने वाला है, न समझने वाला है, न महसूस करने वाला है। इतनी अहम बात हो रही है जिसमें मसला है कि लोगों के रोज़गार का, और लोग उस रोज़गार की तलाश में मर जाते हैं। बहुत से घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो इस अहम चीज़ पे हुकूमत को मैं गुजारिश करूँगा कि इसको सीरियस लें, बैठ के इस पर मीटिंग होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के 5, 6, 7 लाख लोग जाते हैं
जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं उनको किस तरीके से कानूनी तरीके से दुनिया में भेजा जाए। इस वक्त पाकिस्तान को इन लोगों की तरफ से जो बैरूनी मुल्क में है, जो थ्रू प्रोमोटर्स के जाते हैं, आज हमारे पास कम से कम 33 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस आती है मिस्टर स्पीकर। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। आज मैं कह रहा हूं दुनिया ने जो टर्न लिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया जा रही है और आगे जल्दी से जाएगी, वो क्राइसिस जब आएंगे उसको पाकिस्तान जैसा मुल्क फेस नहीं कर सकता। तो ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 साल हैं कि हम इस पर कुछ न कुछ करें, क्योंकि इस मुल्क की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इतनी स्पीड के साथ बढ़ रही है, उस पर भी हमारा तवज्जो नहीं है कि जो आज से 15-20 साल पहले 12-13 करोड़ की पॉपुलेशन थी, अब हम 15-16 साल के अंदर वो 25 पे पहुंच गए। 10 साल के बाद हम 35-40 पे पहुंच जाएंगे। तो बेरोजगारी का हाल क्या होगा, फूड का क्या हाल होगा, एनवायरनमेंट का क्या हाल होगा, हेल्थ फैसिलिटीज हम कितनी दे सकेंगे, एजुकेशन हम कितनी दे सकेंगे, बहुत से मसाइल बन जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला जो होगा बेरोजगारी का होगा। और जब बेरोजगारी का मसला होगा तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, दहशतगर्दी का मसला होगा, तालिबानाइजेशन का मसला होगा। आदमी सेफ नहीं होंगे, क्राइम बढ़ता जाएगा। क्राइम आज भी बढ़ता जा रहा है। मुल्क के बस्तर इलाकों में आज जो हालात है वो खतरनाक हद तक है। वो पॉपुलेशन अगर 4-5 साल 10 साल के अंदर इतनी बढ़ती गई, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जिसमें हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं जितनी भी 25, 30, 40 साल में से हुकूमतें आई हैं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं हो रहा है। इस पॉपुलेशन पे खास करके मैं बात अभी आपको कहना चाहता हूं कि जो उसकी कमेटी है जो उस पर डिस्कस करते हैं, उसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। आज तो शहबाज शरीफ साहब हैं, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो चेयरमैन थे। मगर मुझे दुख ये होता है कि इस पर कोई मीटिंग नहीं होती। मैंने एक खत भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि इस पर बहुत बड़ी अहम मीटिंग की जाए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को पॉपुलेशन का है। सबसे बड़ी चैलेंज यही है। उस चैलेंज को कबूल करना पड़ेगा हमें, और हमारी तवज्जो नहीं है उस तरफ। कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को आगे हम आने वाली नस्लों को कौन सा पाकिस्तान देंगे, बच्चों को क्या देंगे। ये दहशतगर्दी देंगे, महंगाई देंगे, बेरोजगारी देंगे, हेल्थ के मसाइल देंगे, एनवायरनमेंट बढ़ा के देंगे, क्या देंगे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इवन ये सॉवरेन हाउस जो है वो भी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उधर दोस्त खड़े हैं, इधर दोस्त खड़े हैं, इधर किसी को पता नहीं है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है। जो बड़े बड़े अदारों में बैठे हुए हैं उनको भी कोई पता नहीं है, उनको भी कोई एहसास नहीं है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा जब कौम इतने बड़े मसाइल को देखने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मौजूदा हुकूमत को, कि ये मानने के लिए तैयार हूं कि आज आपका मसला नहीं है। ये जितनी हुकूमतें थी उनका भी मसला है, आज भी मसला है, आने वाली हुकूमतों का भी मसला है। इस पर तवज्जो दी जाए। मैं फिर बात करने के लिए भी तैयार हूं, फिर भी बात करूंगा, इसकी तवज्जो दिलाता रहूंगा, अपना फर्ज पूरा करता रहूंगा और अपने आने वाले नस्लों को बचाने की पूरी कोशिश भी करती रहेगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। शुक्रिया। शाजिया सोबिया साहिबा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब।
सर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस चीज़ पर है कि आज मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, जो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से पूछा था कि किसी भी महकमे में कोल्ड क्रीम के इस्तेमाल से जल्द पर होने वाले सेहत के मुज़र असरात का नोटिस लिया जाए। वो क्वेश्चन डेफर हुआ पहले लास्ट सेशन में और वो गया हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ उन्होंने भेजा गया। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो फेयरनेस क्रीम है उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, उनमें मर्करी होती हैं जो स्किन कैंसर कॉज करती हैं, तो हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इस क्रीम के यहाँ पे सप्लाई करने में हैं, जिनमें कॉमर्स या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, काइंडली वो हमें सवाल का जवाब प्रॉपर दें ताकि हम लोगों में ये अवेयरनेस ला सकें कि हर दूसरा इश्तिहार जो फेयरनेस क्रीम का है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फेयरनेस क्रीम्स जो हैं वो स्किन कैंसर क्रिएट करती हैं लोगों में। थैंक यू सर। कादिर पटेल साहब जी, ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज बी ब्रीफ। जस्ट आई एम बीइंग ब्रीफ। सर इनका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये सर जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं और दीगर जो इस तरह के सामान है, ये बेसिकली हेल्थ में ड्रैप के अंदर आते थे, लेकिन एक बिल मंजूर करा के इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ले जाया गया, जबकि ये कोई तुक नहीं बनता क्योंकि उनके पास ना लैब्स हैं ना कुछ हैं। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस तरह FDA अमेरिका में, वो सिर्फ FDA नहीं है, वो फेडरल ड्रग एंड फूड एंड कॉस्मेटिक्स अथॉरिटी है। तो हमारे पास भी जो ड्रैप है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसी के जुमरे में आते थे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ले गए। अब जब ऑनरेबल मेंबर ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि हम जी हेल्थ से यानी ड्रैप से पूछ के बताएंगे। तो सर ये इस ऐवान के साथ जो है वो दरोगोई हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था। In exercise of the powers confirmed by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Monday, the 13th January 2025, on the conclusion of its business. Signed, President Asif Ali Zardari.